गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर 4। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टडी किया था, वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैंने आपको बोला था वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन। तो अब जैसे आपके पास रेडियल वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है आर पे, और एंगुलर वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है थीटा एंड फाई पे। तो आर भी फर्दर जो है, जो रेडियल पार्ट है वो प्रिंसिपल कुछ क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड जो फाई है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। ठीक है, तो अब रेडियल वेव फंक्शन आपको बताता क्या है एक्चुअल में, ये आर का फंक्शन होता है। ठीक है, तो इट गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम न्यूक्लियस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये आपको इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। ठीक है, और एंगुलर वेव फंक्शन आपको शेप के बारे में बताता है। ये आपको साइज़ के बारे में बताएगा, और ये किसके बारे में बताएगा? शेप के बारे में। तो इट डिपेंड्स अपॉन एंगल थीटा एंड फाई पे डिपेंड करता है। तो इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ऑर्बिटल्स एंड डिपेंड्स ऑन एल एंड एम। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू होती है 0 to 2 पाई और फाई की वैल्यू होती है 0 to पाई। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिफरेंट वेव फंक्शंस आते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, आपको ये वेव फंक्शन लर्न नहीं करने, मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनके बेसिस पे मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एस ऑर्बिटल है, आपके पास कोई भी एस ऑर्बिटल है, 1s 2s 3s कोई भी एस ऑर्बिटल है, उसका जो एंगुलर पार्ट होता है वो 1/√4 पाई ही होगा। चाहे वो 1s ऑर्बिटल है 1/√4 पाई, 2s ऑर्बिटल है 1/√4 पाई। इसका मतलब है कि जो एंगुलर पार्ट है फॉर एस ऑर्बिटल वो थीटा एंड फाई पे डिपेंड नहीं करता। किसके लिए? एस ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, अगर आप पी की बात करते हो, पी ऑर्बिटल्स की, तो उसमें थीटा और फाई आते हैं। जैसे पी एक्स में थीटा फाई दोनों है, वाई में थीटा फाई है, जेड में सिर्फ थीटा है। तो आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है कि एस ऑर्बिटल में एंगुलर पार्ट थीटा फाई पे डिपेंड नहीं करता, और उसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं रेडियल पार्ट के बारे में ही है ये। तो देखो, वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन वैल्यू ऑफ आर। तो एस ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है, थीटा फाई तो है नहीं उसमें, तो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ आर पे, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। ठीक है, थीटा फाई से इंडिपेंडेंट है वो। इट मीन्स दैट ऑर्बिटल विल हैव सेम वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसका मतलब जो ऑर्बिटल में वेव फंक्शन है वो सेम रहेगा। सेम मतलब एंगुलर पार्ट कांस्टेंट रहेगा, और सेम मतलब आर पे डिपेंडेंसी रहेगी। ठीक है, थीटा फाई पे डिपेंड नहीं रहेगा, शेप उसकी सेम रहेगी। ठीक है, तो इट मीन्स दैट ऑर्बिटल विल हैव सेम साई एंड प्रोबेबिलिटी अराउंड न्यूक्लियस, मीन्स दैट इज इट इज़ स्फेरिकल सिमेट्रिकल। अगर थीटा फाई पे डिपेंड नहीं करता तो हर एस ऑर्बिटल की एक पर्टिकुलर शेप होगी, दैट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, और प्रोबेबिलिटी उस एरिया में अराउंड द न्यूक्लियस क्या रहेगी? सेम रहेगी, हर पॉइंट पे सेम ही रहेगी, क्योंकि वो क्या है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। तो हर जगह पर उसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की सेम रहेगी अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब आपने रेडियल पार्ट जो है रेडियल प्लॉट करना है, रेडियल वेव फंक्शन क्या करना है? प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, 1s ऑर्बिटल के वेव फंक्शन में आर वाला वेव पार्ट कौन सा है? सिर्फ ये वाला, e⁻⁻⁴ तो अगर आप वेव फंक्शन प्लॉट करते हो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो वेव फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है यहाँ पर? डिक्रीज। e⁻⁻⁴ है, तो इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसलिए 1s ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन है वो कैसे आएगा? ऐसी शेप में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर 2s ऑर्बिटल। अगर अब आप 2s ऑर्बिटल की बात करते हो तो 2s देखो, एंगुलर पार्ट तो 1/√4 पाई रहेगा। ठीक है, अब आपने रेडियल वेव फंक्शन क्या करना है? प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब रेडियल वेव फंक्शन में ये टर्म आती है, आर वाली 2 टर्म है, एक तो ये टर्म है, दूसरी e⁻⁻⁴ है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली तो वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब एक पर्टिकुलर वैल्यू है जहाँ पर वेव फंक्शन क्या हो जाता है? 0।
तो ये यहाँ पर 2 है। अगर मैं r की वैल्यू 2a0 पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ, 2a0, अगर हम z एक बार हटा दें, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 माइनस r अपॉन a0, ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस r अपॉन 2a0, ये होगा हमारे पास। ठीक है, अगर अब मैं क्या करूँ, r की जगह 2a0 पुट कर दूँ तो a0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ, मान लो 2 माइनस r की जगह मैंने पुट कर दिया 2a0 और इधर क्या रहा नीचे a0, e रेज टू द पावर माइनस r अपॉन 2a0। ठीक है, तो यहाँ पर a0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये वेव फंक्शन क्या हो गया, 0। यहाँ भी अगर आप 2a0 पुट कर दोगे तो वो -1, ये ऑलरेडी 0 हो गया, तो ये टर्म क्या होगी, 0। तो r इज इक्वल टू 2a0 पर वेव फंक्शन क्या हो गया है, 0। अगर वेव फंक्शन 0 हो गया है तो इसका मतलब साई स्क्वायर भी 0 हो जाएगा इस पोजीशन पर। ठीक है, इस पोजीशन पर साई स्क्वायर भी क्या हो गया, 0, साई भी क्या हो गया, 0 हो गया। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट r इज इक्वल टू 2a0 क्या होगी है, 0। और जहाँ पर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की 0 होती है, हम उस पोजीशन को बोलते हैं नोड। ठीक है, उसके बाद अगर r ग्रेटर देन 2a0 है, साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। r ग्रेटर देन 2a0 हो गया तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये इसमें से बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और बड़े का साइन माइनस है तो वैल्यू कैसी आएगी साई की, नेगेटिव। तो नेगेटिव आके ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये 2s का प्लॉट है। अब अगर आप 3s की बात करते हो तो देखो आपने याद रखना है कि स्टार्टिंग ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता। जैसे s की स्टार्टिंग किससे होती है, 1s से, उसमें 0 नोड है। फिर 2s सेकेंड ऑर्बिटल है तो 1 नोड होगा। 3s है तो कितने नोड होंगे, 2 नोड्स होंगे। तो यहाँ पर पहले एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, फिर नोड, फिर नेगेटिव वैल्यू, फिर नोड, फिर इंक्रीज और फिर ऐसे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ऐसे प्लॉट होता है। ठीक है, 1, अब एक नोड आ गया, दूसरा नोड आ गया, 2 नोड आने के बाद एक कर्व ख़त्म करनी है हमने। ठीक है, ये 3s ऑर्बिटल है। अगर आप p ऑर्बिटल की बात करते हो, किसकी बात करते हो, p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल में जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है थीटा एंड फाई पे। तो वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल तो नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हर एक पॉइंट पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, px ऑर्बिटल है। px ऑर्बिटल क्या कंटेन करता है, देखो हम सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन की बात करेंगे, एंगुलर की नहीं कर रहे हैं। तो रेडियल वेव फंक्शन में देखो 2 टर्म है यहाँ पर जो r पे डिपेंड करती है, एक तो zr अपॉन 2a0, दूसरा एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एक बार तो वेव फंक्शन r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फिर एक्सपोनेंशियली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन प्लॉट होता है, तो देखो एट r इज इक्वल टू 0, अगर आप r 0 पुट कर दोगे तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। तो पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा ड्यू टू नेगेटिव एक्सपोनेंशियल। तो आपने याद रखना है कि जो s ऑर्बिटल का रेडियल वेव फंक्शन है वो r0 पे 0 नहीं होता है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। बट जो p ऑर्बिटल के रेडियल प्लॉट्स हैं वो क्या होते हैं, एट r इज इक्वल टू 0 फिर इंक्रीज होके देन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं। तो ये तो 2p का बना दिया। ठीक है, अब 2p स्टार्टिंग ऑर्बिटल है तो नंबर ऑफ नोड्स इसमें कितने हुए, 0। ठीक है, अब 3p जो है 2p के बाद आता है तो उसमें फर्स्ट एक नोड होगा। तो आपने क्या किया, प्लॉट किया, एक नोड बनाया, उसके बाद नेगेटिव करके यहाँ स्टॉप कर दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर नोड आ गया, ये नेगेटिव करके यहाँ तक आपने ख़त्म कर देना है, नोड के बाद क्रॉस नहीं करना है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, फिर 3p के बाद अगर मान लो आप 3D का बना रहे हो, 3D स्टार्टिंग ऑर्बिटल है D के लिए, तो उसमें कोई भी नोड नहीं होंगे, तो उसका वेव फंक्शन का प्लॉट कैसे होगा, ऐसे विदाउट एनी नोड। ठीक है, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ नोड्स इन रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन में नोड्स कितने होंगे, n माइनस l माइनस 1 नोड। ठीक है, तो n फॉर एग्जाम्पल आप 3p की बात कर रहे हैं, n क्या हो गया यहाँ पर 3,
एल क्या हो गया यहाँ पर 1, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 3 - 1 इज इक्वल टू 1 नोड। तो मैंने बोला p के लिए स्टार्टिंग ऑर्बिटल 2p है, उसमें 0 नोड, नेक्स्ट 3p आ गया तो उसमें 1 नोड आ गया, तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए 3p के लिए 1 नोड हो गया है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, और ये प्लॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये प्लॉट्स रेडियल वाले, तो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। s ऑर्बिटल के लिए r 0 पे 0 नहीं होता, एक्सपोनेंशियली स्टार्ट होता है, और p d और सभी ऑर्बिटल के लिए r 0 पे 0 होता है, ठीक है। देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो आपने क्या पढ़ा है, रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट पढ़ा है। अब आपके पास है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, साई स्क्वायर पे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये, प्लॉट ऑफ साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर इज कंसीडर, ठीक है, विच डिस्क्राइब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। अब आपके पास अगर आप 1s की बात करते हो, ठीक है, 1s में साई और साई स्क्वायर कुछ भी प्लॉट करोगे वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, रेडियल की। अगर 2s की बात करते हो तो 2s का वेव फंक्शन कैसे होता है, पहले यहाँ पर, फिर नोड, फिर नेगेटिव वैल्यू। बट अगर साई स्क्वायर प्लॉट करोगे तो साई अगर नेगेटिव आ रहा है, बट अगर आप साई स्क्वायर प्लॉट करोगे तो साई स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो साई 2s तो ऐसे आ रहा है 1 नोड फिर नेगेटिव वैल्यू, साई स्क्वायर कैसे आएगा, यहाँ पर ऐसे 1 नोड फिर पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि साई स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम इसको अपर प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट है। उसके बाद हमने पढ़ना है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, वो रेडियल वेव फंक्शन प्लॉट था। अब आपने पढ़ना है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी प्लॉट पढ़ना है अब आपने। साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, साई स्क्वायर इंटू डीवी, डीवी इज दैट स्मॉल रीजन वेयर वैल्यू ऑफ साई डज नॉट चेंज, जहाँ पर साई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उस रीजन में आपने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4πr² dr। अगर इसकी जगह मैं पुट करूँ dv की जगह, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, साई स्क्वायर 4πr² dr, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो साई स्क्वायर पे डिपेंड करती है और एक वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन अ स्मॉल रेडियल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब साई स्क्वायर तो आपको, अगर हम 1s की बात करें तो साई स्क्वायर कैसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम देखें तो प्रोबेबिलिटी विद वॉल्यूम क्या होगी, अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम के साथ साथ वॉल्यूम की भी प्रोबेबिलिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखो यहाँ अगर इधर से देखते हैं हम तो वॉल्यूम की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे आएगा, और साई स्क्वायर कैसे होता है, ऐसे डिक्रीज होता है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक की वजह से ऐसे इंक्रीज आ रहा है, दूसरे की वजह से साई स्क्वायर क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हमने इन दोनों फैक्टर को स्टडी करना है, एक से इंक्रीज दूसरे से डिक्रीज, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे कि दोनों का इफेक्ट स्टडी करें, ठीक है। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व्स जो होती हैं वो ऐसे में होती हैं, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती हैं, r इज इक्वल टू 0, तो वो कर्व ऐसे शो होंगी आपको कि इन दोनों का पॉइंट कंसीडर कर लिया है हमने, इंक्रीज भी कर दिया है एंड देन डिक्रीज भी कर दिया है, ठीक है। अब इसको स्टडी करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या है, 4πr² साई स्क्वायर, देखो 4πr² साई स्क्वायर, r के विद रिस्पेक्ट टू हमने प्लॉट करना है, ठीक है। अगर r 0 है मीन्स बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर, साई स्क्वायर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, 4πr² साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल क्यों है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ शेल इज 0 एट r इज इक्वल टू 0। अगर r आप 0 कर दोगे तो उस शेल का वॉल्यूम कुछ भी कंसीडर नहीं होगा, देयरफॉर एट न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं ना, तो इसलिए r इज इक्वल टू 0 हम साई स्क्वायर तो मैक्सिमम कंसीडर कर लेते हैं, बट
यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ शेल 0 है और न्यूक्लियस में फिजिकली देखें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी, ठीक है। और R0 क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। अब आप क्या करते हो, जैसे जैसे R की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है न्यूक्लियस से। अब डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी, न्यूक्लियस के पास वो ज़्यादा होगी, दूर जाती जाएगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 0 एट लार्ज डिस्टेंस। तो इतना समझ आ गया कि रेडियल प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में 0 होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर डिसाइड नहीं कर सकता, और एंड पे 0 होती है, ठीक है। और इन बिटवीन क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। वॉल्यूम इंक्रीजेज वाइल साइज स्क्वायर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हम दोनों फैक्टर को स्टडी करके इस प्लॉट को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, ठीक है। साइज स्क्वायर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, साइज स्क्वायर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दिस इज फॉर 1s, ठीक है, 1s की बात करें, उसके लिए साइज स्क्वायर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स, एस ऑर्बिटल के लिए हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स जो होते हैं ये कर्व्स होती हैं, ये कितनी कर्व्स आ रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स कितने होते हैं, n के इक्वल होते हैं। अगर 1s है, देखो 1s के लिए 1 ही है ये रीजन सिर्फ, तो n क्या है, 1 है, तो इसलिए 1 रीजन है, ठीक है। 2s है, बट ये s ऑर्बिटल के लिए ये फॉर्मूला, 2s है तो 2 प्रोबेबिलिटी रीजन्स होंगे, एक ये और एक ये। और 2s में अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, 1s में 0, 2s में 1, तो यहाँ पर ये एक नोड होगा, ठीक है। ये रेडियल प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी है, एक्सप्रेशन है, ये आप r के साथ बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है एक नोड आएगा, 2s ऑर्बिटल है, एक नोड तो आपने बना दिया, ये नोड बना दिया। नोड बनाने के बाद एक कर्व ज़रूर बनानी होती है, उसको नोड पे ही नहीं छोड़ना होता है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो ये नोड बन गया, उसके बाद हमने एक और कर्व बना दी, उसको यहाँ तक रखा है। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, n-1, 2s की बात करें तो 2 - 1 इज़ 1, तो नंबर ऑफ नोड कितने हो गए, 1। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि वहाँ पर नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला था n-l-1, आप उससे भी कंटिन्यू कर सकते हो। नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या है, n-l-1, 2s के लिए n कितना है 2, l कितना है 0, -1 इज इक्वल टू 1। तो ये जनरल फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप, रेडियल नोड्स के लिए है ये, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी रीजन s ऑर्बिटल के लिए n ही होंगे। अब 2s है, n कितना है यहाँ 2, तो 2 हाई प्रोबेबिलिटी रीजन्स बनाओगे, ठीक है। अब 3s ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी रीजन यहाँ कितने होने चाहिए, n के इक्वल तो 3, तो 1 2 3 बना दिए हमने। अब नोड्स कितने होंगे, अगर 3 रीजन्स हैं तो 2 नोड होंगे, मैंने बोला 2 नोड के बाद एक स्टार्ट करना है, हमें एक हम्प और बनाना है, तो 3s के लिए ये कर्व होगी, ठीक है। अगर 3p की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 3p स्टार्टिंग ऑर्बिटल है, नहीं 2p है स्टार्टिंग ऑर्बिटल, उसमें 0 नोड, तो 3p में 1 नोड होगा, ठीक है। 1 नोड के लिए एक कर्व ये बन गई, ये नोड वाली कर्व होगी, उसके बाद हमने एक कर्व और बनानी है, ठीक है, तो ये होगी। अब p ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है n-1 और नोड्स का फॉर्मूला होता है n-2। नहीं याद रखा जा रहा तो ये मत याद रखो, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी रीजन्स याद रखो, n-1 फॉर p ऑर्बिटल और n फॉर s ऑर्बिटल, ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला n-l-1 से ही याद रखना है आपने, नंबर ऑफ नोड्स, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व भी आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। आपके पास डिफरेंट शेप्स होती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। अब शेप्स कितने, पहले तो आपने ऑर्बिटल्स कौन कौन से स्टडी करने हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d एंड f ऑर्बिटल, ठीक है। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले s ऑर्बिटल स्टडी करेंगे। s ऑर्बिटल के लिए आपको पता है l 0 के इक्वल है, m 0 के इक्वल है, तो ओनली 1 शेप होएगी, ओरिएंटेशन कितनी होएगी, सिर्फ 1, और दैट इज मीन्स अगर 1 ओरिएंटेशन है तो मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि वो कैसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्रिकल होगी, सबकी शेप एक ही है और स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब
हर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है फाइंड आउट करने की। देखो ये बना रहे हो आप स्फेरिकल सिमेट्रिकल, तो आप कोई भी डायरेक्शन ले लो, हर डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है फाइंड आउट करने की इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो मीन्स it is non-directional, it is spherical symmetrical and size increases then n also increases, ठीक है। तो अब आपके पास अगर 2s की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नोड होगा। नोड क्या होता है, मैंने अभी बताया था, रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। अगर रेडियल नोड है तो वो नोडल सरफेस भी कहलाता है। अगर नोड कैसा है, प्लेनर नोड है, तो उसको हम एंगुलर नोड भी बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के नोड होते हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब आपके पास p ऑर्बिटल है, जैसे p ऑर्बिटल के लिए L1 है तो m क्या होगा, +1 0 और -1, ठीक है। तो 2px 2py 2pz 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, ये अलॉन्ग द एक्सिस लाई करती है। 2px है आपके पास, along the x axis लाई करेगा, 2py along y axis एंड 2pz along z axis। शेप कैसी होती है, डम्बल शेप होती है। यहाँ पर अब आप किसकी बात कर रहे हो, 2p की, तो यहाँ पर रेडियल नोड्स कितने होंगे बताओगे मुझे। 2p में रेडियल नोड का फॉर्मूला मैंने बोला था n माइनस l माइनस 1, तो 2p की बात हो रही है 2 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज 0। तो रेडियल नोड है, तो रेडियल नोड कितना हो गया, 0। अब एंगुलर नोड की बात करते हैं। एंगुलर नोड का फॉर्मूला जो होता है वो l के इक्वल होता है। एंगुलर नोड जो होता है वो l के इक्वल होता है। तो 2p में l की वैल्यू कितनी है, 1, तो एंगुलर नोड कितना होगा, 1। एंगुलर नोड और नोडल प्लेन और प्लेनर नोड ये तीनों एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर नोडल प्लेन कितने हैं, 1, प्लेनर नोड कितना है, 1, एंगुलर नोड कितना है, 1। अब प्लेनर नोड होता क्या है, ये आपके पास x y z 3 एक्सिस है, ठीक है। अगर आपके पास p ऑर्बिटल यहाँ लाई कर रहा है, ये देखो ये आपके पास 3 एक्सिस है, ठीक है। 1 x, रेड वाली x है, ब्लैक वाली y और ब्लू वाली z, ठीक है। मान लो आपका ऑर्बिटल लाई कर रहा है रेड एक्सिस पे, x एक्सिस पे आपका ऑर्बिटल लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपका ऑर्बिटल x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मींस इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो एक प्लेन ऐसा पास होगा, ये y हो गया और ये z हो गया। एक z प्लेन yz प्लेन में ऐसा पास करूंगी। लोब्स तो कहाँ होते हैं, देखो यहाँ पे है लोब, यहाँ पर है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 है। तो लोब इस साइड होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इस साइड होगा लोब, ठीक है। बट ये एक प्लेन में ऐसे पास करूंगी कि सेंटर में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, तो यहाँ से प्लेन पास कर दूंगी एक, ठीक है। तो वहाँ पर इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो ये आपके पास एक क्या जा रहा है, p ऑर्बिटल में नोडल प्लेन, और वो कौन सा प्लेन है, y और z वाला प्लेन, क्योंकि x ऑर्बिटल पे तो लोब्स लाई कर रहे हैं। तो एक ऐसा प्लेन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ 0 है, वो कौन सा है, yz प्लेन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब मान लो आपके पास y ऑर्बिटल पर है, y ऑर्बिटल, ये y ले लो, ब्लैक वाला y ऑर्बिटल है, यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर y ऑर्बिटल रखा है, ठीक है। तो ऐसे में और लोब्स होंगे इधर और इधर, तो मैं ऐसे प्लेन पास कर दूंगी। वो प्लेन कौन सा होगा, x और z वाला प्लेन होगा। ऐसे प्लेन पास करूंगी स्ट्रेट, तो वो यहाँ से पास होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0। तो ये आपके पास क्या है, एक नोडल प्लेन है, ठीक है। इसी तरह pz ऑर्बिटल के लिए एक नोडल प्लेन होगा। तो नोडल प्लेन का फॉर्मूला होता है एंगुलर नोड वाला, दैट इज इक्वल टू l, ठीक है। p ऑर्बिटल में 1 ही नोडल प्लेन होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 एंड नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स इज इक्वल टू l, ठीक है। अब आपके पास मान लो 3p ऑर्बिटल है, ठीक है। 3p में रेडियल नोड्स कितने होंगे, अब आप मुझे बताओ रेडियल नोड्स कितने होंगे यहाँ पर हमारे पास, n माइनस l माइनस 1, 3p की बात कर रहे हैं, 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 1। तो रेडियल नोड कितना है, 1, और ये हमारे पास एक रेडियल नोड है। ऐसे स्फेयर बना देंगे हम, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में कितनी है, इधर इस रीजन में कितनी है हमारे पास, 0। रेडियल नोड मतलब नोडल सरफेस, ठीक है।
स्फेरिकल नोड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लेनर नोड की, तो प्लेनर नोड किसके इक्वल होगा, L के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 1। तो वही सेम प्लेन वाला नोड है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्लेनर नोड ये होगा, ठीक है, जो प्लेन से पास होगा, ठीक है। मतलब उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 3p में आपके पास यहाँ शो हो गया नोड 1, ये पूरा एक ही नोड काउंट होगा, रेडियल नोड की बात करेंगे तो हम, ठीक है। अब आपके पास d ऑर्बिटल है, d के लिए L2 होता है, तो ओरिएंटेशंस 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz²। आपको पता होना चाहिए dxy, yz, zx जो है वो लाई करता है अलॉन्ग द इन बिटवीन द एक्सिस, ये इसके लोब्स जो हैं वो लाई करते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स प्लेन्स में होंगी। अगर डी एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, डी वाई जेड है तो वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स है तो जेड एक्स प्लेन में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लोब्स लाई करते हैं अलॉन्ग द एक्सिस, ठीक है। डी जेड स्क्वायर 2 लोब्स होते हैं अलॉन्ग द जेड एक्सिस, और सेंटर में रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में, और उस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन। और शेप कैसी होती है, डोनट शेप होती है, ठीक है। अब आपके पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, ठीक है, इन बिटवीन द एक्सिस, तो x और y ऑर्बिटल के बीच में, x और y एक्सिस के बीच में ही बनेंगे, z को टच नहीं कराना, x और y को ही देखना है आपने, x है ये y है, सिर्फ x y ऑर्बिटल, ठीक है। y z, अब इसमें x को टच नहीं कराना, y z में y z ऑर्बिटल के इन बिटवीन लगाना है। z x है, z x मतलब z और x के बीच में, z और x के बीच में तो यही होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स अलॉन्ग द एक्सिस, तो x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर। डी जेड स्क्वायर मीन्स डोनट शेप होएगी, यहाँ पर ये आपके पास ऐसे शेप होएगी, और ये एक रिंग होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई प्लेन में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब आपके पास टर्म है नोड और नोडल स्फेयर, एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन, ठीक है। नोडल स्फेयर जो होता है वो रेडियल नोड होता है, ठीक है। पोजीशन वेयर रेडियल वेव फंक्शन इज 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज 0। रेडियल वेव फंक्शन जहाँ पर 0 होगा वो नोडल स्फेयर होगा, ठीक है। नोड आप दोनों को बोल सकते हो, ठीक है, नोडल स्फेयर, और ये रेडियल नोड ही होगा, ठीक है। रेडियल नोड ले लो या फिर नोडल स्फेयर ले लो। एंगुलर नोड जहाँ पर एंगुलर वेव फंक्शन 0 होगा वो आपके पास कैसा होगा, एंगुलर नोड होगा। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हो गए, n-l-1, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो गए हैं, l। तो ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, रेडियल नोड क्या होता है और एंगुलर नोड क्या होता है। तो आपने ये थोड़ा मतलब समझने वाला टॉपिक है, आप एक बार इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद कोई भी डाउट है तो ऑफलाइन क्लास में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।